नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी। हमने यह जाना कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है। पिछली वीडियोस में हमने पृथ्वी की तीनों लेयर्स के बारे में भी जाना था, शैलों के बारे में जाना था, और इससे जो बिल्कुल रिसेंटली पिछली वीडियो थी उसमें हमने यह जाना कि पृथ्वी के ऊपर जो स्थलमंडलीय प्लेट्स हैं वो हर वक्त चलायमान होती हैं, गतिशील होती हैं, और पृथ्वी पर दो किस्म के बल भी काम करते हैं जिन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस, अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी आदि, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जिन्हें हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, वो पृथ्वी के बाहर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ग्लेशियर आदि। तो ये हमने जाना। बच्चों, हम यह भी पढ़ रहे थे कि भूकंप और ज्वालामुखी किस तरह से आते हैं और पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। हमने पिछली वीडियो में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और भूकंप के बारे में भी हमने थोड़ा सा ज्ञान हासिल किया। अब हम विस्तार से जानेंगे भूकंप के बारे में। बच्चों, हमने पढ़ा था स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस चित्र में आप देखिए, मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था कि अगर आप खड़े पानी में पत्थर मारेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर आपने पत्थर मारा है वहां से लहरें उठेंगी, और जहां पत्थर मारा होता है वहां बड़ी लहर होती है और जो दूर जाते हुए छोटी होती चली जाती है। तो इसी तरह जब भूकंप आते हैं तो उसका एक एपिसेंटर होता है जिसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। वहां से, जहां से भूकंप कंपन शुरू हुआ, वहां से वाइब्रेशंस होंगी और वो दूर जाएंगी। तो सीधे तौर पे हम समझ सकते हैं कि एपिसेंटर के करीब तो प्रभाव अधिक रहेगा, परंतु जिस तरह से सेंटर से दूर जाएंगे उस तरह से ये वाइब्रेशंस की गति थोड़ी कम हो जाएगी और उसका प्रभाव कम होगा। बच्चों, भूकंप की तीव्रता को हम माप सकते हैं। हाँ, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, ये हम आगे विस्तार से जानेंगे। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है। यदि उसकी तीव्रता, जैसे पॉइंट्स होते हैं, अगर 2 या उससे कम है तो कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु यदि तीव्रता रिक्टर स्केल के ऊपर 5 या उससे अधिक होती है तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। अब बच्चों, इस बात को समझना पड़ेगा कि भूकंप से हानि किस तरह से होती है। अब आप इस बात को समझिए कि भूकंप, हमने ये जाना कि इसमें प्लेट्स हिलती हैं, जो हमारी स्थलमंडलीय प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिकल प्लेट्स हैं, वो हिलती हैं। अब उनके हिलने से मृत्यु तो नहीं हो सकती। जैसे जब हम बस में सफ़र करते हैं तो बस तो उन प्लेट से ज़्यादा हिलती है, तो उसके हिलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु भूकंप के आने से फ़र्क तब पड़ता है जब हमारे बड़े बड़े निर्माण गिर जाते हैं। पृथ्वी हिलेगी, हिल के सेटल हो जाएगी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, पेड़ गिर जाएगा, कोई खंभा गिर जाएगा, हम कमरे में बैठे हैं, कमरे का सामान गिर जाएगा, छत गिर जाएगी, तो उससे भारी नुकसान होता है। तो बच्चों, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधि है, और 35 किलोमीटर के करीब हमारी भूप्रपटी है, हमारा क्रस्ट, पृथ्वी की बाहरी लेयर है, हम अभी तक उसको भी पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर प्लेट्स की मूवमेंट को समझना, पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाते हैं हमारे वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक होते हैं, परंतु फिर भी सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परंतु इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कुछ स्थानीय लोगों ने भूकंप की संभावना का अनुमान लगाने के कुछ तरीके खोज लिए हैं। जैसे कुछ लोग जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, इस तरह के कुछ कुछ हमारे लिए संदेश होते हैं ये प्रकृति की तरफ से, क्योंकि ऐसा मानना है कि जानवरों की जो सिक्स्थ सेंस होती है वो अधिक काम करती है और वो पहले ही पृथ्वी के अंदर और बाहर होने वाली जो गतिविधियां हैं उनका अंदाज़ा लगा लेते हैं।
तो हम इन तरीकों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर इसको आप वैज्ञानिक आधार बनाकर आप भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ लिखा गया कि हम उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसा कि जो समस्या है वहीं पे समाधान है। समस्या है सामान का गिरना। तो हम भूकंप से होने वाले प्रभाव को कम किस तरह कर सकते हैं? हम ऐसे निर्माण करें जो 7-8 पॉइंट का जो रिएक्टर स्केल के ऊपर भूकंप आता है उसको भी सहन कर जाए। मतलब निर्माण करते हुए सरिये और कंक्रीट का खूब प्रयोग हो, कुछ ऐसे वैज्ञानिक आधार पर स्ट्रक्चर बनाए जाएं जो हिलने पर ना गिरें, घरों के अंदर ज़्यादा सामान, ऊपर की शेल्फों पर ज़्यादा सामान ना रखा जाए। जब भी भूकंप का अंदेशा हो या ऐसे आपको वो कंपन महसूस हो तो ऐसी जगह पे चले जाओ जो खुली हो, जहां पे कुछ भी गिरने का कोई अंदेशा ना हो। जैसा कि यहां पर भी समझाया गया है, भूकंप के दौरान कहां आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ये क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे अधिक जो नुकसान होता है व्यक्ति का वो सर पर चोट लगने से होता है। तो अगर आप किसी सॉलिड चीज के नीचे घुस जाएंगे और थोड़ी देर के लिए वहीं रहेंगे तो ऊपर से कुछ सामान गिरेगा तो आप सीधे तौर पर हिट होने से बच जाएंगे। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर के फ्रेम, इनसे दूर हो जाएं। और घरों में जिन इलाकों में भूकंप की आशंका रहती है उनमें ये पहले ही चेतावनी दी जाती है कि आप निर्माण इस प्रकार से करें कि ज़्यादा सामान दीवारों पर ना लटकाएं, ऊपर खुले में खुली शेल्फ के ऊपर ज़्यादा सामान ना रखें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएं। आपदा का सामना विश्वास से करें। आपने देखा होगा आपकी पाठशालाओं में भी हम अनेक बार आपको मॉक ड्रिल करवाते हैं, वो इसीलिए वो आपदा के लिए पूर्व तैयारी होती है, ताकि जब कभी ऐसा आपदा का माहौल बने तो हम उस वक्त घबराएं ना, हम उस वक्त सोचें ना कि हमने क्या करना है। उस वक्त हमें पता हो कि हमने किस दरवाजे से बाहर निकलना है, कहाँ जाना है। आपने देखा होगा हम आपसे पाठशालाओं में करवाते हैं कि एकदम से घंटी बजेगी, वो उसको हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो इसका मतलब कि भूकंप का अंदेशा हो गया तो आपने किस तरह से डेस्क के नीचे घुस जाना है या अपने बस्ते को उठा के अपने सर पे रख के खुली जगह की ओर किस तरह से जाना है, भीड़ भी नहीं करनी है। तो ये सारी पूर्व तैयारियों का ही हिस्सा है। 26 जनवरी 2001 को भुज, गुजरात के भुज शहर में एक भूकंप आया था जिसको रिक्टर स्केल के ऊपर 6.9 तीव्रता उसकी मापी गई थी। और उस वक्त क्या हुआ था? स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। ये खबर अखबार में छपी थी। और फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। मतलब जो प्रभाव होते हैं इस नेचुरल डिजास्टर के, प्राकृतिक आपदा के, वो बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए जितना हमें ज्ञान होगा इसके बारे में, जितना हम पूर्व तैयारी कर लेंगे, उतना इन प्रभावों से बचे रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब जल्दी से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा भूकंप, और भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि पृथ्वी की परत जो है, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, भूपर्वटी, उसमें अचानक से कुछ तरंगे उठती हैं और वो भूपर्वटी हिलती है। वहाँ पे हमारी जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं उनमें मूवमेंट होती है, तो उससे एक हलचल नज़र आती है जो हमें महसूस होती है। और जितने भी निर्माण होते हैं वो सारे हिलते हैं। और इसको हम सिज्मोमीटर, जिसको हमने भूकंप लेखी यंत्र कहा, सिज्मोग्राफ, उससे इसको मापा जाता है। और जो 3 से कम रिक्टर स्केल के ऊपर इसको मापा जाता है। इसको तो जो 3 से कम रिक्टर स्केल का जो अंक होगा उससे नीचे के भूकंप को हम कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं मानते, क्योंकि उससे हल्की सी हलचल होती है जो जो हमारे निर्माणों को कोई प्रभाव नहीं डालती। परंतु 7 से ऊपर का जो भूकंप होगा वो भारी क्षति लेके आएगा, क्योंकि उससे बड़े बड़े निर्माण ढह जाते हैं। और ये जो आपको समझाया गया है, अगर ये एपीसेंटर है तो एपीसेंटर के आसपास ज़्यादा तीव्रता रहेगी। इसके बाद ये वाइब्रेशंस के रूप में बाहर की तरफ जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे भी एपीसेंटर और उन वाइब्रेशंस के प्रभाव को समझाया गया है। अब हम देखेंगे भूकंप के हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निर्माण टूट जाते हैं। सुनामी, हाँ सुनामी आपने पढ़ा होगा। सुनामी बच्चों जापानी शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि
सागर के नीचे जो जमीन होती है उसमें कोई हलचल होती है और उससे एक लहर उत्पन्न होती है, और वो लहर इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ती है कि उसके रास्ते में जो आता है वो उसको गिरा देती है या उसको अपने चपेट में लेके बहा देती है। और ये लहर महासागर के तट तक ही नहीं रुकती, उससे भी आगे निकल जाती है। जैसे आप बाथरूम में टब में पानी आपने रखा होता है, आप उसको तो हल्का सा हिलाएंगे तो आप टब को हिलाएंगे परंतु अंदर लहर उत्पन्न होगी और वो कई बार टब के किनारों से भी बाहर आ जाती है। तो उसी किस्म से सुनामी आती है। तो इसका कारण क्या हुआ? सुनामी अपने आप नहीं आती, उसका कारण होता है उसके महासागर के नीचे तल पे कोई हलचल होना। वो हलचल भूकंप की वजह से हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है, मतलब भूमि अपनी जगह से खिसक जाती है, लैंडस्लाइडिंग जिसको हम बोलते हैं ये भी भूकंप की वजह से हो सकती है, ज्वालामुखी फट जाते हैं कई बार प्लेटें खिसकने से। जो पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है उसको बाहर आने के लिए जगह बन जाती है और वो बड़ी तीव्रता के साथ बाहर आता है, जिससे ज्वालामुखी भी फट जाता है। तो बच्चों, इस तरह की जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भूकंप की वजह से आ सकती हैं। भूकंप अपने आप में बहुत बड़ी आपदा है। कई बार ज्वालामुखी के अलावा बाढ़ आ जाती है, कई बार नदियों के किनारे टूट जाते हैं, कई बार बांध टूट जाते हैं, तो ये भी एक भारी विनाश का कारण बनता है।